Hello and welcome to another podcast with Udaipur Gazette. Today we are at Pacific School of Law to have a very insightful conversation with Dr. Ratna Sisodia, Associate Professor and Research Supervisor at Pacific Academy of Higher Education and Research University. Hello, I am Surendra Singh Bhati, Assistant Professor at Pacific School of Law. And today we are going to talk to them about fundamental duties, fundamental rights and responsibilities as a citizen. पहले मैं आप लोगों से ये पूछना चाहूंगी कि एज आप लोग जो लॉ से एसोसिएटेड है वो एकेडमिक्स के बेसिस पर है, तो सबसे पहले तो आम जनता के लिए आई वुड लाइक यू टू मेक श्योर कि उनको डिफरेंस बताओ कि फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज में क्या डिफरेंस है। बेसिकली फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन ने हर सिटीजन को उनके जैसे राइट ऑफ उनकी प्राइवेसी हो गई, अभी जो रिसेंट में नए तरीके के राइट्स डेवलप हो रहे हैं, और अदरवाइज इक्वालिटी और हमारी सभी सिटीजन्स को उनकी जैसे उनको कोई अरेस्ट कर रहा है तब किस तरीके के राइट्स हैं, इस तरीके के बहुत सारे राइट्स दिए हुए हैं। बट हम चाहते हैं कि लोग उनके फंडामेंटल ड्यूटीज को भी समझें, जो कि आर्टिकल 51A में मेंशन्ड है, चैप्टर 4A है, जो कि अमेंडमेंट से ऐड हुआ था बाद में। मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकल बातों में नहीं जाऊंगा, बट एक एवरी सिटीजन शुड नो कि फंडामेंटल ड्यूटीज का भी उतना ही सिग्निफिकेंस है जितना फंडामेंटल राइट्स का है। Taking it very common, for example, जैसे we all have right to go to theaters and watch movies. हर कंट्री में ये अवेलेबल नहीं है फीमेल्स को, बट एट द सेम टाइम जब राष्ट्रगान चल रहा होता है तो कई लोग खड़े नहीं होते, है ना। सो दे आर वायलेटिंग द बेसिक ड्यूटी, द फंडामेंटल ड्यूटी विच इज एंश्योर्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। व्हेन वी आर इन द कंट्री जहां हमें इक्वल ट्रीट किया जा रहा है, जहां हमारी एजुकेशन को भी एक राइट बनाया गया है, जहां पे हमें प्राइवेसी, फ्रीडम सब कुछ मिल रहा है, तो व्हाई वी आर नॉट फुलफिलिंग आवर ड्यूटीज? So this is one of the thing. You may notice it anywhere in the theater. It is very common and people are very they are very comfortable with saying कि तो क्या हुआ, हम पे कोई बाउंडेशन नहीं है कि जब राष्ट्रगान चल रहा है तब हम खड़े हों, ये जरूरी नहीं है, हम मूवी देखने आए, राष्ट्रगान देखने नहीं आए। इस तरीके के आर्ग्यूमेंट्स जो जनरली और मोर ओवर दैट कि टीनेजर्स करते हैं, सो दे आर बेसिकली वायलेटिंग द फंडामेंटल ड्यूटी। इसमें एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा। बेसिकली एक चीज जो आम लोगों को पता होनी चाहिए, फंडामेंटल ड्यूटीज को हम लॉ बना हुआ है, वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, बट उसको कोर्ट के थ्रू एनफोर्स नहीं कर सकते। बेसिकली इसका मतलब सिंपल सा ये है कि अगर कोई फंडामेंटल ड्यूटी आपको लग रहा है कि कोई पर्सन एग्जैक्टली फुलफिल नहीं कर रहा है, अनलेस एंड अनटिल कि वो किसी लॉ का वायलेशन नहीं कर रहा हो, आप ये नहीं कह सकते कि नहीं, इस पर्सन को मुझे अब कोर्ट के थ्रू इसको ये फंडामेंटल ड्यूटी फुलफिल करवानी ही है। इसके लिए कोर्ट आपकी हेल्प नहीं करेगा। जैसा कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के साथ भी होता है कि गवर्नमेंट को अपन कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दे रखे हैं कि उनको ये सब करना चाहिए, बट वो नहीं कर रहे, तो उसके लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते। वैसे फंडामेंटल ड्यूटी के वायलेशन पर भी आप किसी को कोर्ट में नहीं ले जा सकते। बट इसलिए ये एक सिविक सेंस का पार्ट हो जाता है, क्योंकि अब आप कोर्ट में जाके उसको एनफोर्स नहीं करवा सकते। इसका मतलब ये इंडिविजुअल की जिम्मेदारी है, और इसीलिए हमारा ये जो प्रोग्राम अभी हम लाना चाह रहे हैं वो सिविक सेंस को डेवलप करना चाहता है कि बच्चे और बड़े भी, अगर बच्चे जल्दी सीख जाएंगे तो वो एक जनरेशन में वो आदत आ जाएगी कि उनको फंडामेंटल ड्यूटीज पता है और वो उसको फुलफिल कर रहे हैं। सर, जैसे आप लोग लॉ से जुड़े हुए हैं, जो लॉयर्स होते हैं जुडिशरी में होते हैं वो लॉ से जुड़े हुए हैं, या फिर जिन्होंने लॉ पढ़ी है, इसके अलावा देयर इज अ मेजॉरिटी ऑफ ऑडियंस, मेजॉरिटी ऑफ सिटीजन्स जिन्होंने लॉ ना कभी पढ़ी है। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो लॉ का पार्ट नहीं है। इफ यू लिविंग इन अ कंट्री यू हैव टू फॉलो अ लॉ, और आप बहुत सारे लॉज फॉलो कर रहे हैं। तो आई वुड लाइक यू टू टेल द ऑडियंस कि ऐसे कौन से बेसिक राइट्स हैं जो उनके पास हैं पर शायद उनको नहीं पता है, एंड ऑल्सो ऐसी कौन सी बेसिक ड्यूटीज हैं जो उनको करनी चाहिए और वो नहीं करते। राइट्स बेसिकली आर्टिकल 12, 13, 14, 15 बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स हैं। इक्वालिटी है, उसके बाद में इम्पॉर्टेंट अगर कहूँ तो आर्टिकल 21 है। आर्टिकल 21 बहुत वास्ट है, उसमें आपका राइट टू फूड, वाटर, मेडिकल फैसिलिटी, ऐसे बहुत सारे राइट्स। बेसिकली ये कोर्ट्स के जजमेंट से डेवलप हुआ है। ये लॉ जैसे
कॉन्स्टिट्यूशन में जब ये लिखा गया तो वो बहुत सिंपल सी लाइन्स है, बट वो इतनी डेवलप हो गई है विद द टाइम जजमेंट्स के थ्रू। उसके लिए एक्चुअली वही प्रॉब्लम है कि हर आदमी उन जजमेंट्स को नहीं पढ़ता, हर आदमी उनके इंटरप्रिटेशन को नहीं समझता। तो बट ये शायद एक लीगल फील्ड की भी जिम्मेदारी है और एज ए एकेडमिशियंस हमारी भी जिम्मेदारी है कि वो जनरली लोगों तक पहुंचे। तो अभी के टाइम पर जैसे मैंने कहा था राइट टू प्राइवेसी हो गई, अभी रिसेंट आपने वो देखा होगा सोशल मीडिया पे जो अब एआई की वजह से जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अभी एक रश्मिका मंदाना का एक वीडियो वायरल हुआ है, तो अब ये बेसिकली उसके एक फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है, उनकी प्राइवेसी का वायलेशन हुआ है। बट टेक्नोलॉजी इस लेवल पे पहुंच चुकी है कि अब उसको कैसे रेगुलेट करना है और कैसे उस प्रॉब्लम से सॉर्ट आउट करना है, ये अभी तक लॉ को भी नहीं पता, क्योंकि ये बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। तो अब स्पेशली यूथ को तो ये जो टेक्नोलॉजिकल फील्ड में जो प्रॉब्लम्स आने वाली हैं आगे वाले टाइम में, ये ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। अदरवाइज जैसे हम बेसिक फंडामेंटल अपने राइट्स की बात करें, हम कहीं भी जा सकते हैं, हम कहीं भी जॉब कर सकते हैं इंडिया में, है ना, कहीं पर भी हम अपना रेजिडेंस बना सकते हैं, ये सब हमारे आर्टिकल 19 के पार्ट्स हैं। इस तरीके से बहुत सारे हैं, वो हम डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं। पर सर जैसे आपने बोला कि राइट टू अकोमोडेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द राइट्स, पर मैं रही हूँ पुणे जैसे शहर में, ऐसे बहुत सारे यूथ बैचलर्स हैं जो अलग अलग, उनको लोग किराए पे घर देने से मना करते हैं नाउ, व्हिच इज अ वायलेशन ऑफ देयर राइट, कि जस्ट बिकॉज वो बैचलर्स हैं उनको किराए पे घर नहीं दे रहा। अब उसका सोशल सेंस is a different thing. Definitely. But even as a citizen, it is your duty to help your fellow citizen to have, छत, सर के ऊपर छत होना। So वहां पे अगर ऐसा कुछ हो रहा है, even in bigger cities जहाँ पे लोगों को 3-4 उनके जो vicinity में जहाँ पे उनको घर चाहिए, अगर वो लोग नहीं दे रहे हैं, तो is there something जो बच्चे कर सकते हैं? इसमें एक मेरे को बेसिक इन्फॉर्मेशन और देनी जरूरी है जो टेक्निकल है, बट क्योंकि आपने ये बात पूछी, बेसिकली आर्टिकल 12 जो बोलता है वो ये कहता है कि जो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन जब स्टेट करता है, उसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स में जा सकते हो। जब गवर्नमेंट आपके राइट्स को वायलेट करती है, तो बेसिकली अगर गवर्नमेंट ये कह रही है कि नहीं, हम इस रोड पे इस पर्सन को नहीं चलने देंगे, या इस हमारी पब्लिक सर्विस को इस पर्सन को यूज नहीं करने देंगे, चाहे बस स्टैंड हो गया, चाहे रेलवे स्टेशन हो गया, ये पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है, तो वहां पर वो गवर्नमेंट कभी भी वायलेट नहीं कर सकती। बट इफ दैट इज अ प्राइवेट प्रॉपर्टी, तब उसमें रिस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं, क्योंकि उस प्राइवेट प्रॉपर्टी वाले को भी ये राइट मिला हुआ है कि वो अपनी प्रॉपर्टी को अपने हिसाब से यूज कर पाए। सपोज की कोई शादी का गार्डन है, वो चाहे तो किसी को नहीं भी दे, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये बात वही बात है कि ये कन्वर्सेशन से ही लोगों को समझ में आएगा कि गवर्नमेंट यानी जो स्टेट है, वो चाहे आपकी सिविक बॉडीज भी हो गई है ना, अपना नगर निगम, नगर पालिका वगैरह, ये भी किसी सिटीजन को वो कोई भी सर्विस है वो देने से मना नहीं कर सकते हैं। वहां पर फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन हो जाते हैं, तो आप सुप्रीम कोर्ट से और वो चीजों को, जैसे किसी को गलत गिरफ्तार कर लिया है ना, तो उसका जो फ्रीडम थी उसकी वो ब्रीच हुई, और उसके लिए आप बहुत सारी रेट्स लगती हैं कोर्ट में, और उसके थ्रू आप उस पर्सन के लिए कोर्ट जा सकते हैं। बट जैसे आपने जो एग्जांपल दिया उसमें थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट ये है कि वो प्राइवेट प्रॉपर्टीज है, प्राइवेट प्रॉपर्टीज में कुछ रिस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं, हाँ, लेकिन फिर वही बात, वो उस तरीके के रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते जो बिल्कुल आर्बिट्रेरी, डिस्क्रिमिनेटरी, कि वो कह दे कि नहीं मैं तो कलर, रेस, हाँ, वो फिर वो नहीं हो सकता। बट कुछ रिस्ट्रिक्शन एक प्राइवेट प्रॉपर्टी अगर है तो वो लगा सकते हैं। जैसा आपने बोला कि आप कास्ट और रिलीजन के बेसिस पे नहीं लगा सकते, बट वी हैव सीन केसेस, this we have in our society. डेफिनेटली, वो मैंने भी फेस किया है। मैं जब पढ़ता था तो मुझे भी पता है कि ये प्रॉब्लम्स आती थी। बहुत ही शराफत से किसी रूम, मगर मतलब अगर आपको चाहिए रूम, फ्लैट, कुछ भी चाहिए, तो बहुत अलग तरीके से बिहेव करना पड़ता है, तब उनको थोड़ा बहुत भरोसा आता है कि हाँ बैचलर है लेकिन फिर भी ये ढंग से रह लेंगे। हाँ वो बिल्कुल, बट फिर वही बात है कि यहाँ पर अब अपना फ्लिप साइड आ रहा है कि फंडामेंटल ड्यूटीज, अगर सारे बैचलर्स फंडामेंटल ड्यूटीज जो उनकी है, जो सिविक सेंस बेसिक अपन कहते हैं कि आप अपने आसपास वालों को परेशान ना करें, आप इंटीग्रिटी बनाए रखें, है ना, आप सोसाइटी में हार्मनी बनाए रखें, अगर उसको सभी बैचलर्स अब तक, अपनी बात नहीं कर रहा, बट नॉर्मली अपन देखते हैं कि जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं सोसाइटीज में और इस तरीके से, अगर वो नहीं करते
तो शायद ये प्रॉब्लम आज नहीं आती, बट क्योंकि जनरली ऐसा होता है तो फिर वो उनको उनका राइट यूज करना पड़ता है। एंड एट द सेम टाइम जो लोग रेंटल्स पे दे रहे हैं, ये उनकी भी कहीं ना कहीं ड्यूटी है कि वो मेक श्योर करें कि जस्ट बिकॉज सामने वाला बैचलर है तो उसको बिल्कुल जज ना करके, जस्ट टू गिव देम अ वार्निंग इफ दे आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, बट एटलीस्ट गिव देम अ चांस टू हैव इसमें। लेकिन इसमें देखिए मैं क्योंकि देखो हाँ, इसमें अगर उनकी तरफ से देखो, एडवोकेट का काम दोनों तरफ से बात करना होता है। अगर मैं एक सोसाइटी की तरफ से देखूं तो सोसाइटी का जो पर्सन जो इंचार्ज है, उनका जो भी मैनेज करते हैं उसको, जो किसी को रेंट पे देना है नहीं देना डिसाइड कर, उनकी ये भी तो ड्यूटी है कि वो बाकी सब लोगों का भी सोचे जो वहां पर रह रहे हैं, इवन उसके आसपास की सोसाइटी का भी सोचे, क्योंकि वरना फिर वो भी अपनी ड्यूटी फुलफिल नहीं कर रहे। तो ये थोड़ा सा एक प्रॉब्लम तो है। इन केस अगर जैसे आपने बताया मैम कि कास्ट और क्रीड और कलर के बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पर सकते, होता है। ये We all तो have been a part of it. We have all witnessed it. and we have been victim of this as well. Victim of somewhere. this as well. तो उस केस में क्या किया जा सकता है जिसके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जिसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, वो कैसे इस चीज पे एक्शन ले सकते हैं और उस चीज का फायदा कैसे उठा सकते हैं, उसके बारे में मैम फॉर दिस थिंग जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में वी हैव प्रोवाइडेड वी हैव कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा ऑन द बेसिस ऑफ कलर, कास्ट, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ एटसेट्रा, बट आई एम जस्ट टेकिंग वन इंस्टेंस, बीइंग अ फीमेल you have seen that discrimination around you just because of your gender. Okay, and even we have seen advertisements on television that when a woman is expecting or she is pregnant, she is refused to give work. उसको जॉब क्विट करनी पड़ती है या उसको वो वर्क एनवायरनमेंट नहीं मिलता जो कि नॉर्मल एक पर्सन को, नॉर्मल एक ह्यूमन बीइंग को मिलता है। तो डिस्क्रिमिनेशन इज देयर, but there are also certain institutions, organization who are motivating working mothers. They are helping them out. So this is coming from their inner self. This is coming from their duty towards society. So we are just trying to introduce this concept to students. We are now planning a program, educational program involving students, school students. कि ये ड्यूटी वाला कॉन्सेप्ट जब एक इंसान के अंदर से डेवलप होता है ना, तो वो कई सारी चीजों को इजी करने में हेल्प करता है। व्हेन अ पर्सन इज कंसर्न अबाउट द सोसाइटी एंड इज समवेयर, कह सकते हैं सेंसिटिव अबाउट जेंडर, तो वो ये समझेगा कि ये जॉब इस फीमेल के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, इवन दो शी इज अ मदर ऑफ 2-year-old kid. And I'm very blessed that I'm working at the institution who is helping mothers, including me, a lot. We feel like home, and that's why this is the reason for giving our 101% for this institution. Because I have worked with many institutions, but the kind of support, especially during motherhood, I have felt that like family. I think which is amazing on the part of Pacific. But I would still like to ask you if citizen is facing discrimination. इसमें मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि जैसे SC/ST एक्ट बना हुआ है इंडिया में, है ना, शेड्यूल कास्ट, और जैसे कि सिंपल सा इसका मतलब ये है कि कोई भी शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड पर्सन है, तो उनके अगेंस्ट अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन करता है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, तो उसके लिए फिर उसके लिए उनके लिए स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स भी हैं जो भी पर्सन ऐसा कर रहा है। तो बेसिकली एक चीज हमको ये भी समझनी पड़ेगी कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो बातें लिखी गई हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए स्ट्रिक्ट लॉज की जरूरत होती है। तो अगर वो लॉज, जैसे कि इसमें मैंने बताया कि कास्ट से रिलेटेड अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन है तो उसके लिए ये एक्ट है, तो अब उस एक्ट का इम्प्लीमेंट सही तरीके से होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। और फिर इसका फ्लिप साइड भी ये है कि उसका मिसयूज भी ना हो, क्योंकि अब जैसे फीमेल की बात कर रहे हैं, जैसे आपने कहा कि कास्ट पर तो ये एक्ट बना हुआ है, फीमेल से रिलेटेड डोमेस्टिक वायलेंस फ्रॉम सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्कप्लेस एक्ट, वर्कप्लेस से रिलेटेड एक्ट है, डोमेस्टिक वायलेंस का एक्ट है। तो अब फिर वही बात की कॉन्स्टिट्यूशन में बात लिख दी, उसके लिए लॉ भी बना दिया, फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन भी प्रॉपर हो, और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि उसका मिसयूज ना हो, क्योंकि मिसयूज होते ही फिर उस लॉ की वैल्यू कम होने लग जाती है। जैसे हम डावरी से रिलेटेड जानते हैं, ये भी फीमेल से रिलेटेड, बट बहुत अच्छा खासा डेटा इस पे अवेलेबल है कि बहुत सारे इसमें फेक केसेस हुए हैं कई सालों से। तो उसमें जो इन लॉज को जेल भेजने के पर्पज से, सोल पर्पज से
केस कर extort दिया money or और something. 7 ईयर से उनकी मैरिज अगर टाइम पीरियड कम है तो वो जनरली जेल उनको जाना ही पड़ता था। तो अब वही बात है कि लॉ तो था और सेफ्टी के लिए ही था, बट उसका मिसयूज हुआ तो अब उस लॉ की वैल्यू थोड़ी सी इन द पब्लिक डोमेन में ही कम हो गई, क्योंकि कई लोगों को ये लगता है कि यार ये तो झूठा केस भी हो सकता है। तो ये फिर वही बात आ जाती है कि वापस अपन फंडामेंटल ड्यूटी पे आ जाते हैं घूम फिर के, कि अगर वो लोग उस ड्यूटी को निभाते Sorry. कि आप वही अपनी इंटीग्रिटी जो हार्मनी है उसको मेंटेन रखने के लिए झूठे केसेस नहीं होते किसी भी लॉ में, तो फिर उनकी वैल्यू ज्यादा होती। बेसिकली लॉ की जो पावर होती है वही लॉ की वीकनेस बन गई है अपने लॉ में। हाँ डेफिनेटली वो किसी एक को पावर मिल रहा है, बट कहीं ना कहीं कोई उसको मिसयूज भी तो कर रहा है किसी भी फील्ड में। जैसा आपने बोला कि लॉ बनना, एक्ट बनना और उसके बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन होना, तो लॉज तो सुप्रीम कोर्ट जो कोर्ट जुडिशरी होती है वो अपने लेवल पे बना देती है, पर इम्प्लीमेंट बेसिकली तो पार्लियामेंट से बनता है और सुप्रीम कोर्ट भी उसमें डेवलपमेंट करती है। जैसे फंडामेंटल राइट्स में मैंने इसलिए कहा था क्योंकि वो राइट्स को काफी डेवलप किया है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के थ्रू, उसमें बहुत डेवलपमेंट आया है जी। तो आई थिंक जो ग्राउंड लेवल पे जब उनका इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है, उस एडमिनिस्ट्रेशन की बात आती है, तो उसमें पुलिस का एक बहुत बड़ा रोल होता है। लेट श्री अभय सिंह जी भाटी, नाउ वो आपके फादर थे, तो एंड ही रिटायर्ड फ्रॉम पुलिस फोर्स। तो पहले तो आप थोड़ा उनके बारे में प्लीज बताइए कि उनका क्या कंट्रीब्यूशन था, एंड देन वील प्रोसीड टुवर्ड्स कि क्या रोल रहता है पुलिस का। देखिए मेरे फादर के बारे में बहुत ज्यादा मेरा कहना ठीक नहीं है, बट मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि पुलिस फोर्स में रहते हुए मैंने उन्हें बचपन से एजुकेशन के लिए बहुत डेडिकेटेड देखा है, इसलिए शायद मैं भी इस फील्ड में आ पाया। और जिस बैकग्राउंड से वो आए हैं, मतलब जैसलमेर हमारा नेटिव प्लेस है, उसमें भी जिंजिनियाली एक गांव है, तो वो भी जैसलमेर सिटी से भी 100 किलोमीटर्स डिस्टेंस पे है। और बिल्कुल आप अगर उस एरिया में कभी गए हो, बहुत ही रिमोट प्लेसेस और बहुत ही कम पॉपुलेशन वाले एरिया हैं वहाँ पर। वही प्रॉब्लम्स जो बेसिक हमेशा से रही हैं रेगिस्तान की, कि पानी नहीं है और वो सारी चीज़ें रही हैं, उन्होंने भी फेस की होंगी बचपन से। बट वहाँ से निकल करके उन्होंने एजुकेशन, वो भी लॉ ग्रेजुएट थे, और उसके बाद में पुलिस फोर्स ज्वाइन किया और 2017 में वो रिटायर हुआ एज एडिशनल एसपी। तो उस ड्यूरेशन में उनका एजुकेशन के लिए जो एक पैशन था मैं कह सकता हूँ, और एक और उनका पैशन था डिबेटिंग। इसीलिए हमने इस डिबेट कंपटीशन को उनके नाम से रखने के लिए ज्यादा अप्रोप्रिएट सोचा, क्योंकि वो मुझे भी बहुत एनकरेज करते थे कि तुम बोलो। मैं थोड़ा शाय किस्म का बच्चा रहा हूँ बचपन से, ज्यादा बोलना मतलब मेरे में इतना कॉन्फिडेंस था ही नहीं, तो वो हमेशा एनकरेज करते थे कि बोलो, क्योंकि उससे ही आपको पता चलता है कि आप बेसिकली कोई पढ़ता है लेकिन अपने दिमाग में रख के बैठा है, सामने वाले को बता ही नहीं रहा है, तो एट द एंड एकेडमिक्स में भी उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि आप खुद ही अपने अंदर नॉलेज रख के बैठोगे तो वो लोगों तक नहीं पहुंचेगा, और नॉलेज स्प्रेड करने से ही बढ़ता है। सर जैसे आप, क्योंकि आप पुलिस बैकग्राउंड से आते हैं एंड यू हैव सीन बोथ साइड्स ऑफ इट, कि पुलिस का कि मार्केट में या सिटीजन्स में उनकी क्या एक इमेज होती है, एक्चुअल उनको किस किस दिक्कतों से गुजरना पड़ता है, कि उनका कोई भी फेस्टिवल उनका नहीं होता है, ऐसे बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं। तो कितना पहली बात तो रोल होता है पुलिस का टू मेक श्योर कि जो इम्प्लीमेंटेशन है लॉज के, वो सिटीजन्स और लॉ के बीच में एक कैटलिस्ट का काम करें टू मेक श्योर वो हार्मनी बनी रहे। एंड एट द सेम टाइम पुलिस कहाँ कहाँ गलत जाती है, जिसकी वजह से सिटीजन और उनके बीच में एक गैप क्रिएट हो जाता है। देखिए मैं भी एक लेमैन नॉर्मल पर्सन की पर्सपेक्टिव से ही बात करूंगा, बिकॉज आई एम नॉट एक्सपर्ट इन पुलिस मतलब डिपार्टमेंट पे, बट जो मैंने देखा है बचपन से, कि वही बात, एक तो पहली बात लोगों को जो लगता है, और असल में और बेसिकली वो प्रेशर एक अलग किस्म का प्रेशर होता है, पहली बात तो ये समझ लेनी चाहिए। क्योंकि पुलिस एट द टाइम बहुत सारे काम करी, जैसे एक तो काम उनका हो गया इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉस, कि अब एफआईआर किसी के साथ भी कोई भी चोरी हो जाए, कोई भी छोटे से छोटा क्राइम भी आप देख लीजिए, तो अपन उसको एफआईआर करवाते हैं, ये तो बेसिक सब जानती हैं, तो पुलिस के पास जाके ही होती है। कुछ कंप्लेंट केसेस होते हैं तो वो एक अलग बात है, बट नॉर्मली एफआईआर हो रही है तो पुलिस ही लिख रही है, वहां का उसका थाने का जो इंचार्ज है वो उसको देख रहा है, आगे की जो इन्वेस्टिगेशन है वो सब उनको करनी ही है।
तो लॉ के इम्प्लीमेंटेशन, जैसे अपन कोई भी लॉ उठा लीजिए, अपना आईपीसी हो गया, ये SC ST के केसेस हो गए, कोई भी, इनमें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स अलग अलग होते हैं, बट वो सब पुलिस की हैं। जो अपन सुनते हैं कुछ एक केसेस जो CID लेवल या उस पे जाते हैं, वो एक अलग बात है। नॉर्मली अपना हर क्राइम पुलिस ही टैकल कर रही है, बट उसके अलावा आप उनको कहाँ कहाँ नहीं देखते, आप उनको ट्रैफिक में देखते हैं। अब ट्रैफिक, मुझे बताइए कि एज ए सिविलियन रोड तो हमारे लिए बने, हमारे ट्रांसपोर्टेशन के लिए बने हैं, पर वहां खड़ा कौन है उसको मैनेज करने के लिए? पुलिस पर्सन। जबकि फायदा किसका हो रहा है? एज ए सिविलियन किसका फायदा है? हमारा ही फायदा है। पुलिस को नहीं खड़ा करना है तो आप रोड ही तोड़ दीजिए, फिर पुलिस की जरूरत नहीं हो, क्योंकि आप ही नहीं चल पाएंगे उसको। बट अच्छा रोड बनेगा, ट्रैफिक बढ़ेगा, तो वहां पर पुलिस वाले को खड़ा करना पड़ता है। अदरवाइज अगर आपने कभी एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखा हो जहां पुलिस वाले नहीं होते और जब ट्रैफिक फंसता है आपस में, तब ऐसा लगता है कि किसी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और जैसे ही एक पुलिस वाला वहां खड़ा हो जाता है, सब कुछ जैसे वो एक चींटियों को रास्ता मिल जाता है ना, वैसे चलना शुरू हो जाता है। तो एक पुलिस वाले के होने से कितना फर्क आ जाता है। अब आप अभी दिवाली पे या कभी भी देखेंगे तो उदयपुर में जब टूरिस्ट आएंगे, तब भी आप सबने फेस किया है। तो लेकिन एट द एंड वो रोड किसके लिए? वो सिविलियंस के लिए, बट फिर भी उनको मैनेज करना, ये एक्स्ट्रा ड्यूटीज है, मैं तो ऐसा मानता हूँ, क्योंकि उनको फिर वो क्राइम रोके। फिर वही बात, फिर इनकी वो जो अदर ड्यूटीज हैं, कोई VVIP आ रहे हैं तो उनकी ड्यूटीज अलग हैं, फिर बहुत सारे और भी दूसरे काम हैं। ऑफ कोर्स जो पुलिस स्पेसिफिकली जो पुलिस डिपार्टमेंट होता है वो बहुत प्रेशर में रहता है। हाँ, क्योंकि मल्टीपल बहुत सारे काम एक साथ रहते हैं। एंड नो मैटर, जैसे कभी हमने देखे हैं बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स जहाँ पे जो पुलिस पर्सन है, अगर वो बहुत ज्यादा लॉ अबाइडिंग है एंड दे आर स्ट्रिक्ट, तो उनके पास ऊपर से प्रेशर आ जाता है, ट्रांसफर्स हो जाते हैं। अगर वो लॉ अबाइडिंग नहीं है तो जो सिविलियंस है उनके लिए अगेंस्ट जाते हैं कि यार ये तो खुद ही लॉ को फॉलो नहीं बेसिकली लॉ अबाइडिंग मेरे ख्याल से सभी होंगे, बट ये एक्चुअली पॉलिसी के भी बहुत सारे इश्यूज होते हैं। लॉ तो बना हुआ है, बट प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है उन पावर्स को, इसके लिए सबके अपने अपने तरीके हो सकते हैं। तो एट द एंड कंक्लूजन में मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर पब्लिक अपनी ड्यूटीज को अच्छे से फुलफिल करें, तो इसका डायरेक्ट रिजल्ट आएगा कि पुलिस का कुछ बर्डन कम होगा, उनको अननेसेसरी जो ड्यूटीज हैं वो नहीं करनी पड़ेंगी। तो वो अपना फोकस, जो अपन इंपॉर्टेंटली कह रहे हैं पुलिस का काम है बेसिकली लॉ इन्फोर्समेंट का, कि लॉ को सही तरीके से पब्लिक में इन्फोर्स करना, वो अपना काम अच्छे से कर पाएंगे। बस यही कहना चाहता हूँ। एंड आई थिंक इसका बहुत एक डायरेक्ट एग्जांपल है, जब एग्जाम्स होते हैं या फिर कोई भी रिलीजियस बेसिस पे अगर कोई छोटी मोटी अनबन होती है सोसाइटी में, तो सबसे पहले इंटरनेट बैन कर दिया जाता है, स्पेशली राजस्थान में। एंड नाउ इंटरनेट इज लाइक अ बेसिक नेसेसिटी जो जिसके बिना सब एकदम हॉल्ट पर आ जाता है। तब अब ऐसे केस में जब इंटरनेट बैन होता है, दैट इज व्हेन पीपल रियलाइज कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पर वो गवर्नमेंट को इसलिए करना पड़ता है बिकॉज पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट देयर बेसिक ड्यूटीज। हाउ कैन वी कंट्रोल? आई कंप्लीटली अग्री विथ यू रेनी जी। राजस्थान में सबसे ज्यादा इंटरनेट बैन होता है, but here when we are talking about duties, it is duty of the people not to spread fake news or to spread any news which is hurting religious sentiments or which is against the national integrity, है ना। तो कोई भी, हम यही बात कॉन्स्टिट्यूशन में भी पढ़ते हैं कि एनीथिंग विच इज अगेंस्ट नेशनल इंटीग्रिटी, द सेक्युलरिज्म और द इंटीग्रिटी ऑफ कंट्री, इट शुड बी स्टॉप्ड देयर ओनली। तो इंटरनेट बंद करने का रीजन भी यही होता है कि इवन आई हैव सीन यस्टरडे अ वीडियो जिसके अंदर लिटरली अ मैन इज कटिंग अदर मैन्स हेड। वो शायद किसी दूसरी कंट्री का है, बट लोग उससे सर्कुलेट कर रहे हैं मोबाइल में। तो इस तरीके की चीजें, और एट द सेम टाइम हमारे छोटे बच्चे भी हमारे मोबाइल्स को यूज करते हैं। तो इज इट ओके दैट द चिल्ड्रन इज वॉचिंग दीज थिंग्स? और हो सकता है कोई ऐसी न्यूज जो भड़काने वाली हो कम्युनल फीलिंग्स को, जिसकी वजह से रॉइट्स क्रिएट हो सकते हैं। तो गवर्नमेंट का पहला एक्शन यही रहता है कि हम जो प्रॉब्लम है उससे निपटारा करें या नई प्रॉब्लम्स को और क्रिएट होने से रोकें। तो दिस कुड बी द मेजर रीजन आई थिंक कि वो इंटरनेट बंद इसीलिए करते हैं। ये आई थिंक आल्सो बिकॉज इंटरनेट को यूज करने की समझदारी भी, हाँ एब्सोल्युटली, ये जो इंटरनेट की फ्री अवेलेबिलिटी हुई है उसकी वजह से प्रॉब्लम। फेक न्यूज वो इसलिए फैल पाती है क्योंकि लोग क्रॉस चेक नहीं करते हैं कि ये हमारे देश का है भी कि नहीं है। ये जो जिन दो रिलीजन की बात हो रही है वो रिलीजियस एक्चुअली ये है भी नहीं है, एंड पीपल जस्ट एक्ट ऑन इट वेरी स्पॉन्टेनियसली।
And people are different everywhere. Even maybe at my home they are of different nature, different dimensions. At your home people might be of different nature. तो हम हर चीज को ये मान के नहीं बैठ सकते कि वहां ऐसा हुआ है तो हमारे घर में भी ऐसा ही होगा या हमारी सराउंडिंग में भी ऐसा होगा. बेसिकली इसमें की प्रॉब्लम ये भी है कि आप कल्पेबिलिटी को डिसाइड करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि किसी के मोबाइल से कोई चीज गई है, ओरिजिनली अगर उसके मोबाइल में नहीं है, फॉरवर्ड है, और कई बार आप बिना देखे भी कुछ फॉरवर्ड कर देते हैं, बच्चे भी कई बार यूज कर लेते हैं, तो अब किस किस को आप रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे? तो इस एट द एंड ऑप्शन यही बचता है कि आप इंटरनेट ही बंद कर दो, क्योंकि आप इंडिविजुअल को नहीं रोक सकते. बट डेफिनेटली ये भी एक फंडामेंटल राइट का कॉन्ट्राडिक्शन में ही है, क्योंकि आज की तारीख में फंडामेंटल राइट में अगर आप राइट टू लाइवलीहुड को देखें, आप रोजगार करने का, तो बहुत सारे रोजगार इंटरनेट पे बेस्ड हैं. अगर एक जो कैब जो चला रहा है, तो वो तो अगर उसका ऑनलाइन नहीं होगा, वो तो कैब कैसे कोई बुक करेगा? और भी बहुत सारे हैं. आजकल सभी लोग ऑनलाइन पेमेंट करते हैं. अगर कोई ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर रहा है, जनरली आप वहां से खरीदोगे ही नहीं. तो इंटरनेट बंद होते ही वो सारी लाइवलीहुड में इफेक्ट होती हैं. तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली फंडामेंटल राइट से वायलेशन हो रहा है. बट प्रॉब्लम ये है कि फिर वही लॉ एनफोर्समेंट जो पब्लिक ट्रैंक्विलिटी बना के रखने का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की है, तो वहां पर कॉन्ट्राडिक्शन है, तो इसलिए प्रॉब्लम होती है. मैं आप लोगों से ये भी बात जानना चाहूंगी कि जैसे एक फंडामेंटल ड्यूटी में आता है कि हमारी फंडामेंटल ड्यूटी होती है एज एन सिटीजन टू मेक श्योर दैट देयर इज हार्मनी, टू मेक श्योर कि देयर इज सेक्युलरिज्म विद इन द कम्युनिटी एंड विद इन द सोसाइटी. जो हम देख रहे हैं कि अनफॉर्चुनेटली इंडिया में बहुत लार्जर लेवल्स अब धीरे धीरे काफी खत्म होता जा रहा है, जो मतलब पहले से भी था, नाउ इट इज गेटिंग वाइडर. तो उस चीज को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं एज अ इंडियन सिटीजन, नॉट एज द फॉलोअर ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन और पर्टिकुलर माइंडसेट, पर एक इंडिया का सिटीजन होने पे हमारी क्या ड्यूटी बनती है कि टू मेक श्योर करें कि हमारी वजह से सोसाइटी में कुछ भी कम्युनल हार्मनी, कम्युनल डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा. Ma'am, it is very important here to teach children which is a right thing. अभी दिक्कत क्या हो रही है? There are certain people who might be having a different mindset, negative mindset about any particular religion or particular group of people. वो इंटरनेट के थ्रू ही अपने वो भड़काने वाले मैसेजेस और वो सब चीजें स्प्रेड करते हैं, और उसकी वजह से 4 लोग उन्हें बिलीव करने लग जाते हैं. Here comes the main purpose of education. जब हम अवेयरनेस क्रिएट करेंगे, उनमें कुछ माइंड्स को एजुकेट करेंगे पॉजिटिविटी की तरफ, तो शायद ये चीजें नहीं होगी. एंड अवेयरनेस कुड बी अ बेसिक ग्राउंड फॉर एनी प्रॉब्लम सोल्यूशन. हम अवेयर करके लोगों में, जैसे अभी ये डिबेट कंपटीशन का भी पर्पस ये है कि बच्चे अवेयर हों. वो जब अभी बेसिक चीजों के बारे में जान लेंगे, बेसिक ड्यूटीज के बारे में, तो मे बी वो अपनी सराउंडिंग में उसके बारे में बात करेंगे. शायद गूगल पे एक दिन सर्च करने की कोशिश करेंगे कि व्हाट आर फंडामेंटल ड्यूटीज, और क्या हमें फॉलो करनी चाहिए, या हम फॉलो नहीं करते हैं तो हम गलत करते हैं. तो लाइक वी आर डूइंग एक छोटे छोटे से ऐसे एफर्ट्स जो अवेयरनेस क्रिएट करें, या कुछ 2-3 माइंड्स को भी एजुकेट करें अबाउट द ड्यूटीज, तो शायद रिजल्ट्स हमारे पास बेटर हो सकते हैं. आई वॉन्ट टू ऐड यहाँ पर 2 चीजें मेरे ख्याल से. एक तो साइंटिफिक अप्रोच, जो कि हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज में भी मेंशन्ड है कि एवरी सिटीजन शुड हैव द साइंटिफिक अप्रोच. बेसिकली साइंटिफिक अप्रोच का मतलब ये है कि रैशनल थिंकिंग, आप हर चीज को सही गलत के बेसिस पर सोचें. उसके लिए आपके जो पहले के जो आपकी, जिसको पूर्व धारणाएं बोलते हैं, यानी कि पहले से जो आपके दिमाग में है उसको साइड में रख करके जो आपके सामने सिचुएशन है उसको साइंटिफिकली यानी रैशनली सही गलत के तौर पे सोचना. इमोशनल क्वेश्चन को थोड़ा कम रखें, थोड़ा सा कम रखना. और यही बातें शायद सभी रिलीजियस बुक्स में भी लिखी है. हाँ, बट प्रॉब्लम क्या होती है कि अब कोई भी रिलीजन हो, बट अगर आप साइंटिफिकली और लॉ को भी समझना यहाँ पर, क्योंकि अगर कोई भी इलीगल चीज है तो उसका रिलीजन से फिर कोई लेना देना नहीं है ना. कोई अगर रिलीजन की आड़ में भी वो कर रहा है तो भी वो इलीगल ही रहेगा. तो लोगों को ये समझ में आ जाना चाहिए कि अगर लॉ का वायलेशन है तो उसका रिलीजन से कोई लेना देना नहीं. तो ये बहुत दोनों बातें मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट. साइंटिफिक अप्रोच रखेंगे तो लॉजिकली सोचेंगे तो उसमें, और मेरे ख्याल से कोई भी साइंटिफिक पर्सन रिलीजियस हो सकता है. बिल्कुल. आप बड़े बड़े साइंटिस्ट को देख लें, उन्होंने भी कहा है कि वो भी रिलीजन में विश्वास करते हैं. अभी अपने इसरो की जो टीम थी उन्होंने भी मंदिर में पूजा की थी. बट
इसका मतलब ये नहीं है कि वो साइंटिस्ट नहीं है, वो तो Yes. सबसे बड़े साइंटिस्ट है। तो साइंटिफिक अप्रोच के साथ में रिलीजन चलेगा मेरे ख्याल से, तो वो सबसे बेस्ट अप्रोच होगा। एंड इन द एंड अगर आप किसी भी रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं, पर आपको सबसे पहले ह्यूमैनिटी ह्यूमैनिटी और आपकी कंट्री को ऊपर रखना पड़ेगा। हाँ, definitely. बिकॉज अगर आप अपने इमोशंस बीच में आने देंगे, अब आप किसी भी रिलीजन से हो, आप अगर उसकी वजह से आपके सोसाइटी में कुछ हो रहा है या आपके बच्चों के माइंडसेट पे फर्क पड़ रहा है या फ्यूचर जनरेशन में फर्क पड़ रहा है, तो देन यू आर नॉट पुटिंग योर कंट्री फॉरवर्ड, यू आर जस्ट पुटिंग योरसेल्फ फॉरवर्ड, व्हिच इज नॉट योर फंडामेंटल ड्यूटी। Definitely. नाउ कमिंग टू दैट कि हमें कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व करना इज ऑल्सो अ फंडामेंटल ड्यूटी। उसमें आम जनता को पहले उस बारे में कितना पता होना चाहिए एंड उसमें वो लोग कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? people are whistleblowers. They are doing wonderful as far as my knowledge is concerned. If I talk about the recent case, if you heard the name Lakshmi Vilas. जी So when that hotel was getting privatized, so I remember I was a school student then. मैंने देखा था उदयपुर की दीवारों पे लोगों ने अपनी तरफ से अपोज, जो उनकी तरफ से जो नाराजगी थी वो दीवारों पे वो लिखते थे और कई दीवारें उससे भरी हुई होती थी। एंड एट दैट टाइम आई वाज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि ये क्या है, ये क्यों लिखा है काली काली स्याही से। पर अब मैं समझ पाती हूँ कि क्योंकि उस समय इंटरनेट नहीं था, उस समय देयर वाज नो एजेंसी टू पीपल जिससे वो अपनी बात कन्वे कर पाए। तो इवन एट दैट टाइम पीपल वर विजिलेंट अबाउट द थिंग कि ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट एसेट है, इट शुड नॉट गो इन द प्राइवेट हैंड्स। एंड फाइनली द जजमेंट इज इन द फेवर कि लक्ष्मी विलास जो है वो फिर से गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग में आएगा। सिमिलरली झीलों की अगर बात करें, आज से आप 7-8 साल पहले देखते हैं सारा कचरा फतेह सागर में, पिछोला में, श्री गुलाब कोठारी जी के अच्छे एफर्ट्स के बाद में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस और हमारे रिस्पेक्टेड हाई कोर्ट्स की डायरेक्शन में ऐसी गाइडलाइंस आई जिनसे उदयपुर की झीलों को एक नई लाइफ मिली है। कई सारे एरियाज को नो कंस्ट्रक्शन जोन डिक्लेयर किया गया। कोई भी चीज आप झीलों में नहीं डाल सकते, उन्हें ऐसे प्रिजर्व किया जा रहा है जैसे वो इस शहर का छोटा बच्चा हो। एंड नाउ यू कैन फील दैट द सिटी इज टर्निंग मोर ब्यूटिफुल, है ना। तो ये जब चीजें कुछ विसल ब्लोअर्स ने या कुछ एक्टिविस्ट ने जब अपने कदम आगे बढ़ाए तो वी आर गेटिंग फाइन रिजल्ट्स, ब्यूटीफुल रिजल्ट्स। और इसी तरीके से अगर हमारे बच्चे सीखेंगे अपनी ड्यूटीज के बारे में और आवाज उठाने के बारे में, तो वो चीजों को और खूबसूरत बनाएंगे। बिल्कुल। मैं इसी में ऐड करना चाहूंगी कि हम सभी ने स्मार्ट सिटी के दौरान जो डेवलपमेंट हो रहा था उसके रिपरकशंस भी झेले हैं। ऑफ कोर्स, जो बार बार सड़कों का खुदना हुआ, या फिर और बीच में उन्होंने एक चलाया था जिसमें उन्होंने डस्टबिन हटा दिए थे। नगर निगम ने बोला कि जो बड़े वाले ब्लू डस्टबिन हम वो हटा देंगे क्योंकि उसके चारों तरफ ज्यादा गंदगी रह रही है, विच वॉज ओके, अ गुड थॉट प्रोसेस, बट उन्होंने उसका सब्सटीट्यूट नहीं ढूंढा। अब जहां पहले उसके चारों तरफ रहती थी, अब वहां पे हर जगह ही गंदगी है। सो नाउ हमारे डिस्कशन पॉलिटिकल लीडर्स से भी हुआ है कि व्हाई इज इट सो कि कोई पॉलिटिकल लीडर आने वाला होता है या इलेक्शन होने वाला, तो अभी पूरा उदयपुर जगमगा रखा है। बट वहीं आप थोड़े रेसिडेंशियल एरियाज में जाएंगे, आप मेन रोड से थोड़ा इनवर्ड जाएंगे तो लिटरिंग हो रखी है, लिटरली पाइल्स एंड पाइल्स ऑफ कचरा घरों के, फ्लैट्स के सामने मौजूद है। नाउ इसमें ऑफ कोर्स गवर्नमेंट तो रिस्पॉन्सिबल है ही, बट सिटीजन्स का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है? क्योंकि अगर वो ही गवर्नमेंट ने सुबह गाड़ी लगाई है तो आप उसमें कचरा ना फेंक के अगर आप बाहर कचरा फेंक रहे हैं एंड उसके बाद गवर्नमेंट को आप दोषी ठहरा रहे हैं, एंड जो बाकी लोग हैं जो कचरा तो गाड़ी में फेंक रहे हैं बट सफर कर रहे हैं, वो सब कुछ सफर करने पर वो गवर्नमेंट को फोन नहीं कर रहे हैं या नगर निगम में जाके कंप्लेन नहीं कर रहे हैं कि ऐसा कुछ हो रहा है। तो ऐसे केसेस में गवर्नमेंट का कितना रोल होता है एंड सिटीजन्स का कितना रोल होता है टू मेक श्योर दैट क्लीनलीनेस बनी रहे? इसमें अगर अपन यहाँ पर भी फंडामेंटल राइट और ड्यूटी कंपेयर हो रहे हैं, बेसिकली अगर एज ए सिटीजन में ये सोचूं कि मुझे पहले फंडामेंटल राइट मिलना चाहिए, तो वो अपन को मिल रहा है आपके घर के बाहर जो कचरे की गाड़ी आ रही है वहां से, क्योंकि वो आपको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की तरफ से ही आपके घर के बाहर आ रही है। तो आपको आपका राइट मिल गया कि भाई चलो मुझे कहीं दूर जाके कचरा नहीं फेंकना पड़े, मेरे घर के बाहर गाड़ी आ रही। अगर वो टाइम पे नहीं आती या आती नहीं या 3 दिन 4 दिन में एक बार आ रही है, तो फिर आपका राइट फुलफिल नहीं हो रहा।
अब लेकिन अल्टरनेट ये कि अगर वो रोज आ रही है तो आपकी ड्यूटी बनती है कि आप रोज उसी में फेंकें। हालांकि वैसे पर्सनली मैंने जो देखा है ये डिसीजन सही है कि जो फिक्स जो बड़े गार्बेज के जो कंटेनर्स Containers रहते थे वो सच में प्रॉब्लमेटिक थे, क्योंकि फिर वही बात, इतना सिविक सेंस है क्या लोगों में कि वो भर गया है तो उसके बाद कचरा ना फेंके? जनरली नहीं है। आप किसी भी सोसाइटी में जाके देख लेना, पहले जब ये बड़े कंटेनर्स रहते थे वो भरने के बावजूद लोग फेंकते रहते थे, तो ऑब्वियसली उसके आसपास कचरा होता है। उसके बाद में वहां पर स्ट्रे डॉग्स और ये सब बहुत ज्यादा होता है, और स्ट्रे डॉग्स की आज के टाइम पे प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। वहां से आप निकलोगे तो उनका अग्रेसिव बिहेवियर वगैरह भी झेलना पड़ सकता है कई बार, या आप कचरा फेंकने आए हो तो भी रिस्क पे हो। तो ये डिसीजन मेरे ख्याल से तो सही है, बट फिर वही बात है कि ड्यूटी हमारी ये है कि जब भी कचरे की गाड़ी आए तो टाइम पर उसमें हम कचरा फेंकें, या आप खुद अपने लेवल पे मैनेज करें उसको। तो सर पर जैसे हो रहा है ऐसा कि जो लोग फंडामेंटल ड्यूटी निभा रहे हैं दे स्टिल हैव टू सफर बिकॉज बाकी जने उसको हाँ। लिटर कर रहे हैं। अब जब बाकी जने लिटर कर रहे हैं तो भी गवर्नमेंट ऐसा नहीं कि उसको एक बार में साफ कर दे। मेरे ही घर के नीचे आई कैन सी कि मैं 4 बार कंप्लेन कर चुकी हूँ पर नगर निगम की कोई गाड़ी उसको बट मैम नहीं हियर लेके कम्स द रोल ऑफ लोकल लीडर्स। वो जब लोकल इलेक्शंस होते हैं, मतलब अगर वार्ड एरिया है आपका, तो जब इलेक्शंस होने वाले होते हैं, जब उनको पार्षद बनना है, उस टाइम पे वो आपके घर के 10 चक्कर काटेंगे डेफिनेटली, और आपको शायद वोट देने जाने तक भी वो गाड़ी भिजवाएंगे कि आप इसमें बैठकर आइएगा। और वो उस समय कहाँ चले जाते हैं, बिकॉज द प्रॉब्लम यू आर सफरिंग। मेरे मामा के घर गली के जस्ट बाहर एक बड़ा सा गड्ढा हुआ है, और उस गली में लगभग 20 से 25 छोटे बच्चे हैं ऑफ एज ग्रुप 5 to 7। वो बाहर खेलते हैं और डेली वी यूज टू डिस्कस कि किसी ना किसी दिन एक ना एक बच्चा इसमें गिरेगा। और जब हम पूछते हैं पार्षद साहब से कहा है पर अब वो आएंगे, तो जब वो वोट देने के लिए टाइम पर आए, लेने के लिए टाइम पर आए थे, तो वो अभी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्यों टाइम पर नहीं आ रहे हैं? This problem is occurring because of the local leaders. They are not taking their responsibilities seriously, and that's why political parties should think twice before choosing anyone as their leader. मैम ऐसे केस में सिटीजन्स कहाँ कंप्लेन कर सकते हैं? नगर निगम में या हाँ। फिर कहाँ कंप्लेन नगर करी निगम जा में। सकती है? हो क्योंकि सकती बहुत से है लोग उनकी। अनअवेयर हैं। हाँ, नगर निगम में इसकी कंप्लेंट्स हो सकती हैं, डेफिनेटली हो सकती हैं, और उनका अगर एक्शन हो तो ये चीजें मैनेजेबल हैं। क्योंकि वही बात आपने जो कहा कि जब वीवीआईपी कोई सिटी में एंट्रीज होती हैं तब ये चीजें बहुत तुरंत नीट एंड क्लीन प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं ये And which वाली, we have और seen करता कौन है? यही हमारी government सिविक bodies. बॉडीज ही करती हैं। तो तो मतलब डेफिनेटली they are capable of doing हाँ। things in 3 days. हाँ, It's हाँ, just हो सकता है। laziness बोल लो। There are multiple reasons to अब not उसमें do भी it. शायद देखिए, इसमें भी शायद अपन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ये सोच सकते हैं कि क्या पता उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उतनी ज्यादा आज के तारीख में हों कि वो टाइम नहीं दे पा रहे हों, उनके रिसोर्सेज उतने नहीं हो। शायद इस पे भी स्टडी हो सकती है, क्योंकि मैंने आपको जैसे कहा मैं थोड़ा साइंटिफिक अप्रोच वाला पर्सन हूँ। एक बार दोनों साइड का जब अपन देख लेंगे तो सोच सकते हैं, क्या पता उनके पास रिसोर्सेज उस लेवल पे ना हो। डिपेंड्स, हर सिटी का सिविक बॉडी अलग अलग लेवल पे काम करता है, उनके रेवेन्यूज अलग अलग होते हैं। हो सकता है जयपुर का अलग हो, उदयपुर का अलग हो, जोधपुर का अलग हो, रिसोर्सेज में डिफरेंस हो सकते हैं। बट वही अपन जैसे कह रहे हैं कि जब वीवीआईपी कोई प्रोग्राम्स होते हैं तो ये चीजें अपन को सॉर्ट आउट दिख जाती हैं, है ना। सफाई वगैरह, जो भी छोटा मोटा कंस्ट्रक्शन का इश्यूज, रोड के इश्यूज, ये हमको जल्दी सही होते हुए दिखते हैं। तो पॉसिबल तो है, तभी हो रहे हैं। एंड आई थिंक लोगों को बहुत चीज, उनके जो राइट्स हैं या फिर उनके पास जो एक्सेसिबिलिटी है उसकी भी नॉलेज नहीं है। जैसे अ लॉट ऑफ पीपल डोंट नो कि प्रधानमंत्री की एक कंप्लेन वेबसाइट है जहाँ पे जाके आप कंप्लेन करते हैं तो विद इन 24 आवर्स एक्शन लेना इज मैंडेटरी। एंड आई हैव लाइक registered a complaint. registered it and I have used the benefit of it, but people are not aware about it. तो ऐसे कौन कौन से ऑफिशियल साइट्स हैं या फिर ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जो लोगों को नहीं पता है, उनके चारों तरफ है, जिसका वो प्रॉफिट उठा सकते हैं पर वो नहीं उठा रहे बिकॉज ऑफ इलिटरेसी मान लो या अनअवेयरनेस अनअवेयरनेस बोल सकते हैं। लॉ से रिलेटेड अगर मैं कहूँ, देखिए ये जो बात है ये एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है। तो एडमिनिस्ट्रेशन में जैसे गवर्नमेंट की बहुत सारी पॉलिसीज हैं, और अभी ये तो बहुत अपन कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट के बाद ज्यादातर चीजें ऑनलाइन हो रही हैं, एप्स के थ्रू हो रही हैं। तो बहुत इजी हो गया है कंप्लेंट रेस करना, आपको वेबसाइट के थ्रू कोई भी आप कंप्लेंट करो तो जो भी रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम है किसी भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड, तो ऑनलाइन आप क्वेरीज करके और
ले सकते हो। ऑल्सो वी Law हैव से राइट टू related- इंफॉर्मेशन कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है और आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हैं कि ये काम हुआ है या नहीं हुआ है, तो आप उसके लिए भी इंफॉर्मेशन उनसे मांग सकते हो और उन्हें देनी इसमें एक पड़ेगी। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट का भी पार्ट आता है, जैसे गवर्नमेंट में आपका कोई भी आप जानकारी लेना चाहते हैं तो राइट टू इन्फॉर्मेशन आरटीआई एक्ट बना हुआ है, तो उससे भी आप गवर्नमेंट एक फॉर्म होता है, उसके प्रोसेस के थ्रू आप कोई भी डिपार्टमेंट हो उससे आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। And that is also a fundamental duty to make sure what is the fundamental rights. Yes. हाँ, डेफिनेटली। Okay, so now coming to the preservation and the fundamental duty of preserving the nature, preserving heritage, preserving your water bodies and everything. तो उसमें citizens का कितना रोल होता है जो citizens neglect कर देते हैं, and in the end उन्हीं को harm होता है। Ma'am, right now we are sitting at the campus where we have 1 lakh trees, lush green campus. So it is the duty or it is the love for nature. It should come automatically. I cannot force you to plant trees. आप शायद लगा भी देंगे बट आप उसको प्रिजर्व नहीं कर पाएंगे। और ये शायद ये जो हैबिट है ये हमें बच्चों में पहले से डेवलप करनी होती है। वो अपनी सराउंडिंग में देखेंगे, अपने स्कूल्स में देखेंगे, अपने कॉलेजेस में देखेंगे और तब जाके अपनी सराउंडिंग में जहां वो रहेंगे वहां ऐसा करेंगे। सो इट इज कमिंग फ्रॉम अवेयरनेस, इट इज कमिंग फ्रॉम द एनवायरमेंट दे आर लर्निंग, और एटलीस्ट कुछ लॉ जरूर इसके बने हुए, जैसे आर्कियोलॉजिकल साइट्स जो भी हैं उसको आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते, अगर कोई उस पे कोई भी वहां तोड़ फोड़ करे तो उसके लिए लॉज हैं, बट एट द एंड पूरी सिटी के एक एक बिल्डिंग के लिए, एक एक कोने के लिए आप लॉ इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। यहाँ पर भी वही फंडामेंटल ड्यूटी आ जाती है कि ये तो आप में सेंस होना ही चाहिए। जैसे मेरे ख्याल से घर की दीवारें खराब नहीं करते तो आप क्यों मॉन्यूमेंट्स की दीवारें खराब करते हैं? डेफिनेटली आपको वो मतलब राइट नहीं है, बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि हर जगह पुलिस आके पकड़े और फिर उसको कोई सजा मिले, ऐसा हो नहीं सकता। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ही चाहिए। So, and I think we have a lot of such companies and such institutes जो इस बात का ध्यान रखते हैं। जैसे आपने बताया पैसिफिक धाम बैठे वहाँ पे 1 लाख है, वैसे ही धरोहर करके ऑर्गेनाइजेशन है जिनका ये प्रोग्राम चलता है जिसको हम 10 लाख वृक्ष कहते हैं, एंड दे आर इनवाइटिंग पीपल कि आप आइए, हमसे फ्री में पेड़ पौधा लेके जाइए, पर हम आपके पास नहीं आएंगे। और उसका मेन रीजन यही है कि अगर हम आपके पास आए तो आप उस पेड़ की वैल्यू नहीं करेंगे, वैल्यू नहीं। When you come to us and you preserve it and you make sure that the tree grows, that is when you preserve it. And like we have had the conversations with them, उन्होंने हमें बताया है कि कैसे उन्होंने certain areas में कुछ पहाड़ अडॉप्ट कर रखे हैं, और वो इसलिए कर रखे हैं क्योंकि वहां पे 7 टाइप की जो घास है वो एक जगह पाई गई है, which is not present everywhere. So वो preserve कर रहे हैं। So now अगर हम ऐसे डिस्कशन से बात करते हैं, people might say because they have the funds to do it or they might have the resources to do it, but जो individuals हैं, आप जैसे मेरे जैसे जो लोग हैं जिनके पास funds ज्यादा नहीं है या resources भी ज्यादा नहीं है, हम individual capacity में क्या कर सकते हैं to make sure that we are also fulfilling a duty, ताकि हम हमारे fundamental rights जो violate हो तब भी हम हमारी आवाज उठा सकें। अगर आप उदयपुर की बात करें तो हम सभी लेक्स पे जा रहे हैं, तो वहां पर बेसिकली आप कुछ खा रहे हैं तो कचरा फेंकते ही आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं आपने कुछ गलत कर दिया, भले गलती से भी हो गया, बट आपके अंदर वो सेंस आ जाना चाहिए कि यार कुछ गलत हुआ है। वो जो फीलिंग होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज्यादातर लोगों को फीलिंग ही नहीं आ रही कि मैंने कचरा फेंका। बहुत बेसिक चीजें हैं, इसके अलावा मॉन्यूमेंट्स और वो सब तो बहुत बड़ी बात है, बट ये बेसिक चीजों में एक सेंस आपके अंदर डेवलप हो जाना चाहिए। So we have talked about just the layer of what fundamental duties and what fundamental rights and responsibilities are. इसके बारे में अब Pacific School of Law and is getting coming up with a debate competition with school students, inter-school competition. तो उसके बारे में बताइए कि वहां पे हम और इसके डेप्थ में और कितना बात करने वाले हैं, and what is going to be what can be expected out of it. The very purpose of this debate competition is to create awareness among our young generation regarding the fundamental duties. They are of equal significance as fundamental rights. कि अगर क्योंकि हमारे यूथ जो है वो अभी बहुत जल्दी समझ जाते हैं कि it is my right to privacy, it is my right to my freedom. So उनको ये भी समझना होगा when you are getting freedom in this country, which is not available in every country. हम अभी जो सिनेरियो इंटरनेशनल सिनेरियो देख रहे हैं उसमें कई कंट्रीज तो ऐसी है जिसमें आप अपनी पसंद के कपड़े तक नहीं पहन सकते। तो जिस कंट्री ने आपको इतनी फ्रीडम दी है, इतने राइट्स दिए, इतने रिसोर्सेज दिए हैं,
you need to think about that country as well and devote something as your duties. तो क्लास 9 से लेके क्लास 12 तक के स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे. We are getting a very good response from schools and we are very happy and thankful to all these schools participating in this and we are looking for a successful event. ये भी एक रीजन है कि ये शायद एक वो बेस होगा जिसमें बच्चे ये सीखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, चाहे वो कल को लॉ ऑप्ट करते हैं या नहीं भी ऑप्ट करते हैं, बट ये उन्हें पता होना चाहिए. And this idea, this wonderful idea came from our president of Pacific Group of Universities, Shri V.P. Sharma sir. एक दिन उन्होंने हमारे प्रिंसिपल मैम को ये थोड़ा सा एक हिंट दिया कि when you're doing so much activities, academic activities, तो आप ऐसे जो सोशल हीरोज हैं उनके नाम पर करिए. सोसाइटी को एक मैसेज भी कन्वे होगा, यूथ उनको देखकर या उनके बारे में जानकर मोटिवेट भी होंगे, प्लस एकेडमिक एक्टिविटीज के थ्रू जो हमारा अवेयरनेस और एजुकेशन प्रोवाइड करने का काम है वो भी फुलफिल होगा. सो वी आर वेरी थैंकफुल टू शर्मा सर फॉर दिस आइडिया एंड टू गैसकॉल एज वेल एंड वी आर लुकिंग फॉर दिस सक्सेसफुल इवेंट. सो आई थिंक जैसे अपन ने बताया कि ये तो शुरुआत है. यस, ऐसे हम बहुत सारे इवेंट्स करने वाले हैं. हम्म. तो व्हाट कैन स्टूडेंट्स ऑफ पैसिफिक एंड इवन बाहर के कैन एक्सपेक्ट कि उनके लिए और क्या क्या एक्टिविटीज होने वाली हैं जिसमें वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिसमें वो अपना नॉलेज शेयर कर सकते हैं एंड गेन कर सकते हैं. Ma'am, soon after this inter-school debate competition, we have a workshop on IPR, intellectual property rights, which is getting almost organized by Dr. Manoj Joshi sir and our principal ma'am, Dr. Pushpa Mehru ma'am. They are looking after. And which is also very important, seeing the growth of AI. Yes. And just after that, we have youth parliament, and we have our team with gas call again. So we have so many important events in pipeline, and we are looking to at least give society something. यहाँ काम सिर्फ ये नहीं है कि हम क्लासरूम में पढ़ा देंगे, बच्चे सीख लेंगे और यहाँ से चले जाएंगे. हमारा ओवरऑल जो प्रोस्पेक्ट है इन सारी एक्टिविटीज का वो ये है कि सोसाइटी में हम कुछ ऐसा दे पाए जो हमारे यहाँ से चले जाने के बाद भी रहे. जैसे हमने पुलिस डिपार्टमेंट के साथ मिलकर भी एक प्रोग्राम किया था जिसमें वी हैव प्रिपेयर्ड अ बुकलेट जिसके अंदर विमेन सेफ्टी से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट चीजें थी. जैसे एक महिला अगर बस स्टॉप में खड़ी है एंड शी इज नॉट फीलिंग सेफ टू टेक अ कैब, तो वो किस नंबर पे कॉल करके एक गाड़ी को बुलवा सकती है और सेफली अपने घर पहुंच सकती है. ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट नंबर्स, ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन उसमें थी जिसमें पुलिस डिपार्टमेंट ने हमें काफी हेल्प किया. सो दिस टाइम ऑल्सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि हम जो भी अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सोसाइटी में उसमें और भी ज्यादा स्टेक होल्डर्स आगे आए, हमारा साथ दें और जो कुछ सोशल लीगल प्रॉब्लम्स है लाइक ड्रग एडिक्शन अमंग स्टूडेंट्स, या कह सकते हैं कि मोबाइल पे जो बच्चे देखकर वायलेंस की तरफ जा रहे हैं, इन सभी चीजों को, इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके और एक प्रोडक्टिविटी की तरफ माइंड्स, यंग माइंड्स को डाइवर्ट किया जा सके. So I think that is really amazing how Pacific is organizing all these things to make sure that children get the complete benefit out of it. And I hope आपको ये conversation अच्छी लगी है. आपके जो भी comments हैं, आपके जो भी views हैं on what fundamental rights and duties are, you can drop us in the comment section. We will have people, we will have the right authority to answer to that. And we'll be very happy to answer the queries. Absolutely. And आप लोग as an audience भी invited हैं in their future endeavors. So let us know and like, share and subscribe to Udaipur Gazette. Yes. Thank you. Thank you. Thank you so much.